1970 के दशक में अमेरिका गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहा था। डॉलर की लगातार गिर रही वैल्यू, हाई इन्फ्लेशन रेट और कमजोर आर्थिक नीतियों के चलते अमेरिकी इन्वेस्टर्स का विश्वास हिलने लगा था। डॉलर्स के डीवैल्यूएशन के डर से बचने के लिए कुछ इन्वेस्टर्स कुछ सेफ ऑप्शन खोज रहे थे। उनके सामने एक रास्ता था सोना। लेकिन 1933 में फ्रैंकलिन रूजवेल्ट ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर अमेरिकियों के लिए $100 से ज्यादा सोना रखने पर बैन लगा दिया था। दूसरे अमेरिकियों की तरह टेक्सास के तेल व्यापारी हंट ब्रदर्स भी इसी कश्मकश में फंसे थे। नेल्सन बंकर हंट और बिलियन हर्बर हंट, इनका पुश्तैनी तेल का व्यापार था। लीबिया में तेल की खदानें थीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट एंड स्पेकुलेशन यानी कि निवेश और सट्टेबाजी से जुड़ा एक और धंधा था, शेयर मार्केट ट्रेडिंग वाला धंधा। डॉलर की गिरती वैल्यू और सोना न खरीद पाने की मजबूरी ने उनके दिमाग में चांदी की चमक भर दी। 1970 की शुरुआत में दोनों भाइयों ने चांदी खरीद कर स्टोर करना शुरू कर दिया। उस वक्त एक औंस चांदी का दाम करीब $1.5 हुआ करता था। एक औंस यानी करीब 28 ग्राम। हम औंस में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जैसे हम सोने को तोले पर मेजर करते हैं, वैसे अमेरिका में सोने और चांदी के लिए औंस का इस्तेमाल होता है। 1973 में हंट ब्रदर्स को झटका लगा। लीबिया में उनका तेल का धंधा चौपट हो गया। लीबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने हंट ब्रदर्स के सारे तेल के कुओं का राष्ट्रीयकरण कर दिया। ऐसे में हंट ब्रदर्स ने अपना पूरा फोकस चांदी पर शिफ्ट कर दिया। वो न सिर्फ फिजिकल चांदी खरीदने लगे, बल्कि उन्होंने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी उठाने शुरू कर दिए। मार्जिन का गेम, इन्वेस्टर से पैसे लेकर चांदी खरीदते, दाम बढ़ने पर प्रॉफिट देने के वादे के साथ। अब यहाँ पे एक गेम है कि चांदी का भाव बढ़ेगा, इसकी कोई गारंटी तो नहीं है। हाँ, ये स्वाभाविक जरूर है कि वक्त के साथ दाम जरूर बढ़ेगा। हंट ब्रदर्स इसी प्रोसेस को अपने लिए इस्तेमाल करने की तरकीब खोज ली थी। रिस्क है, लेकिन अगर आप सही साबित हो गए तो आप बिना अपनी जेब से पैसा खर्च किए चांदी काट सकते हैं, माने पैसा कमा सकते हैं। साल 1979 का अंत आते आते दोनों भाई 1 करोड़ औंस मतलब करीब 2,80,000 किलो चांदी का भंडार जमा कर चुके थे। इसकी वैल्यू करीब $4.5 अरब के आसपास थी। पूरी दुनिया का करीब 70% चांदी हंट ब्रदर्स ने इकट्ठा कर लिया था। हंट ब्रदर्स की इसी सट्टेबाजी ने चांदी आसमान पर ला खड़ा कर दिया। करीब 7 साल पहले जो चांदी करीब $1.5 प्रति औंस पर बिक रही थी, वो जनवरी 1980 आते आते $49.5 प्रति औंस तक पहुंच चुकी थी। सिल्वर ट्रेडिंग पर हो रही इस सट्टेबाजी को रोकने के लिए कमोडिटी एक्सचेंज ने फैसला लिया। 7 जनवरी 1980 को सिल्वर रूल 7 जारी कर दिया गया, जिसके तहत चांदी की नई खरीद पर रोक लगा दी गई। धीरे धीरे चांदी की कीमतों में कंट्रोल आने लगा, दाम नीचे जाने लगे और हंट ब्रदर्स के माथे से पसीना उतरने लगा। हंट ब्रदर्स की ज्यादातर चांदी इन्वेस्टर्स के पैसों की थी, जो उन्होंने मार्जिन से प्रॉफिट देने के वादे के साथ उठाए थे। चांदी के दाम गिरने पर इन्वेस्टर्स हंट ब्रदर्स का कॉलर पकड़ने लगे। हंट ब्रदर्स के पास अगर कुछ था तो वो थी चांदी, जिसे वो बेच नहीं सकते थे। उनके लिए पैसा जुटाना मुश्किल होने लगा। बाजार में पैनिक फैलने लगा। एकाएक चांदी की बिकावली शुरू हो गई। फिर आया चांदी के इतिहास का काला दिन, 27 मार्च 1980, जिसे सिल्वर फ्राइडे के नाम से जाना जाता है। मार्च आते आते तक चांदी $50 प्रति औंस से नीचे गिरकर $21 प्रति औंस तक आ चुकी थी। लेकिन सिर्फ 27 मार्च को ही चांदी ने सबसे गहरी डुबकी मारी। एक ही दिन में चांदी $21 से भी नीचे गिरकर $10.8 प्रति औंस पर आ गिरी और हंट ब्रदर्स की $7 बिलियन की कागजी संपत्ति मात्र $1.7 बिलियन की रह गई। इतने बड़े डाउनफॉल से एक्सचेंज में अफरा तफरी मच गई। ब्रोकर्स सिर पीट रहे थे। अमेरिका के कई बैंक संकट में आ चुके थे और हंट ब्रदर्स दिवालिया हो चुके थे। बाद में उन्हें मार्केट को कॉर्नर करने का दोषी ठहराया गया। दोनों पर $10-10 मिलियन का जुर्माना ठोका गया और आजीवन ट्रेडिंग से प्रतिबंधित कर दिया गया। 1980 के बाद एक बार फिर अब 2026 में चांदी ने ठीक ऐसी ही डुबकी मारी है। 29 जनवरी को चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर थी, $4,20,000 प्रति किलो के दाम पर। पिछले 3 दिनों में चांदी का ऐसा दाम टूटा है कि वो करीब आधा ही रह गया है। इस वीडियो की स्क्रिप्ट लिखे जाने तक चांदी का दाम टूटते टूटते $2,33,000 प्रति किलो तक आ गिरा था और गिरावट लगातार जारी है। 1980 में चांदी की ताबड़तोड़ वृद्धि और नाक के बल गिरने का कारण माना गया हंट भाइयों को। इस बार इसके पीछे का कारण माना जा रहा है एक अमेरिकी अधिकारी को।
नाम है केविन वार्श, जिन्हें मॉनेटरी हॉक के नाम से जाना जाता है। ट्रंप ने फेडरल रिजर्व के नए अध्यक्ष के तौर पर केविन वार्श को नामित करने का ऐलान किया और इस ऐलान के साथ ही चांदी की बिकावली भी शुरू हो गई। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं इसी मुद्दे पर, चांदी के डाउनफॉल पर। पहले ये जानते हैं कि चांदी के दाम अचानक इतने कैसे बढ़ गए, फिर ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्यों लोगों ने अचानक चांदी पर भरोसा खो दिया और रातों रात इतनी बड़ी बिकावली शुरू हो गई। फिर आएंगे उस अमेरिकी अधिकारी केविन वार्श पर, जानेंगे कि चांदी की इतनी बड़ी गिरावट के लिए केविन वार्श कितने बड़े कारण है। हेलो, मैं हिमांशु हूं और आप देख रहे हैं खबरगांव। सबसे पहले आप चांदी के महंगे होने का कारण जान लीजिए। न्यूयॉर्क के सिराक्यूज यूनिवर्सिटी में पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर डैनियल मैकडॉवेल कहते हैं कि अस्थिरता के वक्त कुछ लोगों के लिए सोना खरीदना अपने पैसों को सुरक्षित रखने का एक मनोवैज्ञानिक उपाय है। लेकिन हाल के सालों में सोने के साथ साथ चांदी में भी निवेश बढ़ा है। इसके कई कारण हैं। एक कारण इंडस्ट्री और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में चांदी का तेजी से बढ़ता इस्तेमाल है। चांदी सिर्फ कीमती गहनों का धातु नहीं है। सोलर पैनल, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिफेंस इक्विपमेंट में भी एक प्रमुख सामग्री है। इसलिए अस्थिरता के माहौल में सेफ इन्वेस्टमेंट की चाह वाले लोगों ने सोने के साथ साथ चांदी को भी चुना है। वॉशिंगटन पोस्ट में चांदी के बढ़ते दाम पर एगोन ग्रेग लिखते हैं कि 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू होने पर कई केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदारी बढ़ा दी थी। 2025 की शुरुआत में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर से वैश्विक बाजार प्रभावित हुए, जिसके चलते लोगों ने सोने चांदी पर और ज्यादा निवेश शुरू कर दिया। हाल के हफ्तों में ये चिंताएं और ज्यादा गंभीर हो गई हैं, क्योंकि ट्रंप प्रशासन ने ज्यादा आक्रामक विदेश नीति अपना ली है। वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को सैन्य अभियान में पकड़ लेना या फिर ग्रीनलैंड को अपने कब्जे में लेने की मांग पर यूरोपीय नेताओं को धमकियां देना, इन सभी घटनाओं के चलते इन्वेस्टर्स ने फिर से सोने चांदी को सुरक्षित निवेश की तरह चुना है। मिडिल ईस्ट की अशांति, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के कई देशों में अस्थिरता के अलावा यूएस फेडरल रिजर्व के गिरते ब्याज दर और डॉलर के लगातार कमजोर होने ने भी इन्वेस्टर्स को सोने चांदी की ओर धकेला है। कैसे, ये समझते हैं। अगर ब्याज दर ऊंचा रहता है तो कम इन्वेस्टमेंट पर मोटा प्रॉफिट मिलता है। ट्रंप कम ब्याज दर के हिमायती है। यूएस फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरें कम की तो सेफ इन्वेस्टमेंट ऑप्शन जैसे बॉन्ड्स या फिक्स डिपॉजिट उतने फायदेमंद नहीं रह गए जितने पहले थे। ऐसे में लोगों का ध्यान सोने और चांदी की ओर गया। सोना पहले से ही काफी महंगा हो चुका था, इसलिए छोटे इन्वेस्टर्स ने चांदी को पकड़ा। डॉलर का कमजोर होना भी चांदी में निवेश बढ़ने का बहुत बड़ा कारण है। इसे डिसबेसमेंट ट्रेड कहा जाता है। दरअसल सोने चांदी की कीमतों पर डॉलर का असर सबसे ज्यादा होता है। अगर डॉलर मजबूत होता है तो दूसरे देशों की करेंसी डॉलर के मुकाबले कमजोर हो जाती है। ऐसे में उन देशों को चांदी खरीदने के लिए अपनी ज्यादा करेंसी खर्च करनी पड़ती है। लेकिन जब डॉलर कमजोर होता है तो चांदी दूसरे देशों के लिए सस्ती हो जाती है और चांदी के ग्लोबल खरीदार बढ़ जाते हैं। चांदी की लगातार बढ़ती चमक ने कई बड़े फंड्स के साथ ही छोटे इंडिविजुअल्स को भी यहां निवेश करने के लिए और उससे कमाई करने के लिए अट्रैक्ट किया है। यही सब चांदी को 4,20,000 रुपए प्रति किलो के हाईएस्ट भाव तक लेकर गए। फिर डाउनफॉल कैसे शुरू हुआ? यही सामने आता है उस अमेरिकी अधिकारी का नाम केविन वार्श, जिन्हें मॉनेटरी हॉक कहा जाता है। जनवरी 2017 में ट्रंप जब पहली बार राष्ट्रपति बने थे, तब उन्होंने जेरोम पावेल को अमेरिकी फेडरल रिजर्व का अध्यक्ष नियुक्त किया था। ट्रंप ब्याज दरों में कटौती के हिमायती हैं, लेकिन पावेल ने ट्रंप के मन मुताबिक ब्याज दरों को बढ़ाया घटाया नहीं। इसके चलते दोनों के बीच जल्द ही संबंध खराब हो गए। ट्रंप बड़बोले हैं। ट्रंप ने मीडिया के सामने पावेल को मानसिक समस्याओं वाला मस्खरा कह दिया। यहां तक कह दिया कि मैं उसे नौकरी से निकालना चाहता हूं। धीरे से ट्रंप की जुबानी जंग कानूनी धमकियों में बदल गई। ट्रंप के जस्टिस डिपार्टमेंट ने हिस्टोरिकल मोटिव्स डॉक्यूमेंट में धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए फेडरल रिजर्व की गवर्नर लीजा कुक के खिलाफ जांच के आदेश जारी कर दिए। ट्रंप यही नहीं रुके, अब उनके निशाने पर सीधे जोराम पावेल थे। जनवरी 2026 में जस्टिस डिपार्टमेंट ने पावेल पर आरोप लगाया कि उन्होंने फेडरल रिजर्व के ऑफिसों के रेनोवेशन में जरूरत से ज्यादा खर्च कर दिया है और इसे लेकर उनके खिलाफ आपराधिक जांच शुरू करवा दी। कुल मिलाकर ट्रंप जेरोम पावेल के पीछे पड़ गए। ट्रंप चाहते हैं कि पावेल अपना बोरिया बिस्तर समेटकर खुद निकल जाएं। पावेल ने ऐसा किया नहीं तो केस लादे जा रहे हैं, धमकाया जा रहा है।
इसके बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि ट्रंप केविन हेजर्ट को फेडरल रिजर्व का नया अध्यक्ष चुनेंगे, जो कि अभी ट्रंप के नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल के चेयरमैन है। लेकिन 30 जनवरी 2026 को ट्रंप ने केविन वॉर्श के नाम का ऐलान कर दिया है। कौन है केविन वॉर्श? केविन वॉर्श एक पूर्व बैंकर है, फेडरल रिजर्व के गवर्नर रह चुके हैं। पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों के लिए उनके आर्थिक सलाहकार के तौर पर काम कर चुके हैं। इन्हें मॉनेटरी हॉक के नाम से जाना जाता है। मॉनेटरी हॉक ऐसे लोगों को कहा जाता है जो कड़े मौद्रिक नीतियों के हिमायती होते हैं। वो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करते हैं। वॉर्श ने साल 2008 में आए ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान फेडरल रिजर्व के बोर्ड ऑफ गवर्नर में काम किया था। उस वक्त फेडरल रिजर्व ने पहली बार कुछ असामान्य नीतियां शुरू की, जैसे कि क्वांटिटेटिव ईजिंग यानी कि बड़े पैमाने पर बॉन्ड खरीद लेना। वॉर्श ने शुरुआत में नीतियों का जोरदार विरोध किया, हालांकि बाद में वो मान गए। उन्होंने चेतावनी दी थी कि क्वांटिटेटिव ईजिंग महंगाई को बढ़ा देगी, बाजारों में डिस्टॉर्शन पैदा करेगी। हालांकि महंगाई नहीं बढ़ी, लेकिन बाजार में डिस्टॉर्शन जरूर आ गया। मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए वॉर्श के कड़े कदम ने उन्हें मॉनेटरी हॉक की उपाधि दिलाई, लोगों के मन में एक छवि बनाई। फॉर्च्यून में छपे स्टैन चोई के आर्टिकल के मुताबिक लंबे समय से ये सोच रही है कि फेडरल रिजर्व को वॉशिंगटन से अलग होकर काम करना चाहिए, ताकि वो अर्थव्यवस्था को लेकर ऐसे कदम उठा सके जो भले ही शुरुआती तौर पर कठिन हो, लेकिन लंबे वक्त पर फायदा दे सके, जैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए ब्याज दरें बढ़ा सके। निवेशक और वित्तीय बाजार में इस वक्त यही आशंका बनी हुई थी कि ट्रंप के कारण फेडरल रिजर्व अपनी स्वतंत्रता खो देगा। ट्रंप कम ब्याज दर की हिमायती हैं, वो अपना बंदा लाकर फेडरल से राजनीतिक हित के हिसाब से काम लेंगे। लेकिन वॉर्श के नाम की घोषणा से लोगों के मन में भरोसा आया है। लोगों के मन में कहीं ना कहीं ये भरोसा आया है कि वॉर्श अब डॉलर को मजबूत करेंगे। ऐसा हुआ भी है। वॉर्श के नाम की घोषणा के बाद डॉलर 0.8% मजबूत भी हुआ है। ऐसी छवि बनी है कि वॉर्श ब्याज दरों को घटने नहीं देंगे। अच्छी ब्याज दरों से लोगों को बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट जैसे फंड से अच्छा रिटर्न मिलेगा। बड़े इन्वेस्टर्स को स्थिरता के थोड़े संकेत मिले। उन्होंने चांदी से पैसे निकाले और फिर दुनिया भर के छोटे रिटेलर्स, इन्वेस्टर्स ने भी पैसे निकालने शुरू कर दिए, जिससे चांदी औंधे मुंह आ गिरी। एवरकोर ISI के कृष्णा गुहा ने CNBC से कहा है कि बाजार अब वॉर्श को हॉकिश यानी कि महंगाई रोकने के लिए सख्त नीति अपनाने वाला मानकर ट्रेडिंग कर रहा है। वॉर्श को चुनने के फैसले से डॉलर को बहुत ज्यादा टूट जाने का खतरा कम होगा और स्थिरता आ सकती है, जो कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगा। इसके कारण सोने और चांदी के दाम में कमी आई है। मैकपेरी ग्रुप के रणनीतिकार थियर विजमैन फॉर्च्यून से कहते हैं, दरअसल वॉर्श फेडरल रिजर्व के खास आदमी नहीं है, बल्कि ट्रंप के खास आदमी है। और 2009 से लेकर अब तक मौद्रिक नीतियों के हर कदम पर उन्होंने ट्रंप का साथ दिया है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि वॉर्श अब ट्रंप के मुताबिक ब्याज दरों में कटौती करते जाएं, या फिर वो ट्रंप के खिलाफ जाकर मुद्रास्फीति पर काबू पाने में हॉकिश बनेंगे, यानी कड़े फैसले लेंगे। लेकिन हो ना हो, इसका असर सोने और चांदी दोनों के दाम पर पड़ेगा। तो देखा आपने कैसे अमेरिका ने एक अधिकारी बदलने की घोषणा मात्र की और चांदी भरभरा कर औंधे मुंह दाम पर आ गिरा है। चांदी की बिकावली अब भी जारी है। हमने चांदी का पीक देखा, अब पता नहीं चांदी को कितना टूटते हुए हमें देखना है। वीडियो में जानकारी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल खबरगांव को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।